हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल डैश 1991 पर। चैनल का नाम आप देख ही पा रहे हैं, इतनी सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी है, चैनल का नाम वैसे ही याद हो गया। आपका अपना ही चैनल है तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सिर्फ वीडियोस देख लेते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो बेटा, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है। और इसी चैनल पे हम एक नई सीरीज लेके आए हैं, रामबाण सीरीज, जो मेरे द्वारा ही कवर की जाएगी और टॉपिक होगा हमारा इंडियन पॉलिटी। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंडियन पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अलग अलग एग्जाम्स के अंदर इसकी अलग अलग वेटेज होगी, कौन से एग्जाम में कितनी वेटेज होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि जिसने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, जल्दी से जल्दी इंडियन पॉलिटी को अच्छे से पढ़ने के लिए, इंडियन पॉलिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए, इंडियन पॉलिटी को अपने खून में बसाने के लिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से जल्दी रामबाण सीरीज का पार्ट बन जाइए। और गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूं, आपके ऊपर भी मुझे यकीन है और मुझे अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन है, मुझसे ज्यादा यकीन मुझे आप लोगों के ऊपर है कि जितनी मेहनत मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, आप मुझसे ज्यादा मेहनत करेंगे और जल्दी से जल्दी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे, कामयाबी के शिखर तक पहुंच जाओगे। और रामबाण सीरीज को पढ़कर आप ये कहोगे कि पॉलिटी में जहां से भी क्वेश्चन आ जाए, जो भी क्वेश्चन आ जाए, हम तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम एकजुट होकर लड़ेंगे, अलग अलग होकर बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, मिलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। रामबाण सीरीज के साथ करते हैं इंडियन पॉलिटी, जो कि आपके एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं, लाइक एसएससी या रेलवे या कोई टीचिंग का एग्जाम है, लाइक केवीएस, एनवीएस, DSSB, या और जितने भी हैं, हरियाणा सीईटी का है, बीपीएससी का है या यूपीएससी की बात करते हैं, तो इंडियन पॉलिटी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और हर एग्जाम में इसकी अलग अलग वेटेज होती है। अगर हम सीजीएल की बात करते हैं तो 25 जो क्वेश्चंस जीके के आएंगे, उन 25 में से आप ये मान के चलिए कि 6 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी के आ जाते हैं। कभी कभी ये रेशियो जो है कम ज्यादा हो जाता है, कभी 4-5 पे रह जाता है, तो कभी 10 तक भी पहुंच जाता है। अभी हरियाणा सीईटी की हम बात करते हैं तो हरियाणा सीईटी के अंदर कंफर्म आपके 6 से 7 क्वेश्चन हर हाल में इंडियन पॉलिटी से आएंगे। और इंडियन पॉलिटी अगर हम जीके की बात करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे आसान पार्ट है, क्योंकि ये हम एक ऐसा पार्ट है जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। उन्हीं सब चीजों की, लाइक प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, या फिर जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा जिसको हम बोलते हैं, उनकी बात करते हैं। तो हर कोई पार्ट पॉलिटी के अंदर, हर पार्ट ऐसा है जो हमारी डेली लाइफ का पार्ट बना हुआ है। हमारे आसपास जितने सारे ऑफिसर्स हैं वो भी सारे के सारे इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। जो भी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाती है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गांव के अंदर जो पंचायत है वो कैसे बनती है, पंचायत कैसे काम करती है, वो सारी की सारी चीजें हम इंडियन पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे हम कि शुरुआत कैसे हुई। हमारा जो पॉलिटी का मतलब, अब ये मान के चलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। जो हमारे फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कैसे कैसे काम किया या क्या क्या ऐसी कंडीशंस आई, क्या वजह ऐसी हुई कि जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत पड़ गई, उसके अंदर कितने मेंबर बने, ये सारा का सारा कंटेंट हम इंडियन पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे। तो एक एक करके मैं आपको ये बताता हूं कि हम पॉलिटी के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होगी। तो सबसे पहला है हमारा, जो पहला टॉपिक बनेगा वो होगा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला पार्ट हमारा होगा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड होगा कि कैसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए
जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी उसका फॉर्मेशन कैसे किया। तो नेक्स्ट हमारा पोर्शन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये दोनों ही पार्ट हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और फिर ये क्या क्या सोर्सेज हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए यूज किए, कहाँ कहाँ से हमने आइडियाज लिए कि कौन सी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होनी चाहिए, हमारे देश के जो लोग हैं उनके लिए कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगा। हमने अब बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे इंडियंस ऐसा कहते हैं कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेमर्स ने कॉपी किया है अदर कंट्रीज से। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपी है, कॉपी बिल्कुल भी नहीं है। हमने सिर्फ आइडियाज लिए हैं अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ के। हम जो हमारे फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, अलग अलग कमेटियों के चेयरपर्सन जो थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आइडिया लिया है, हेडलाइन ली है, आइडिया लिया है कि ये चीज हमारे देश के अंदर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट का जो आइडिया है ये हमने अमेरिका से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। लेकिन हमारे देश के लोगों की नीड के अकॉर्डिंग, उनकी जरूरतों के हिसाब से इन लोगों को क्या क्या फंडामेंटल राइट चाहिए, कौन कौन से मौलिक अधिकार चाहिए, वो हमारे फ्रेमर्स ने बैठकर पूरी की पूरी असेंबली के अंदर डिबेट करके तब डिसाइड किया कि हमारे देश के लोगों को कौन कौन से मौलिक अधिकार चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका से उठाया और बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप जैसे, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उठा के कॉपी पेस्ट कर देते। तो हमारे संविधान को बनने में जो लगभग 3 साल का टाइम जो लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो समय लगा, वो इसीलिए नहीं लगा। अगर हमें कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट हम 1-2 महीने में इजीली कर सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज के हम कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे, वहां से आइडियाज कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो 1 से 2 महीने में अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कौन सी चीज ऐड की गई है, उसके पीछे वजह क्या रही, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने आपस में डिबेट की, उसके ऊपर कंसल्ट किया, ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर भी काफी सारी बातचीत हुई है। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या रहेगा, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या क्या सोर्सेज थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, हमने कहां कहां से क्या क्या चीजें ली है, यानी कि आइडियाज क्या क्या लिया है और उनके लिए क्या क्या काम हमने किया है। तो पहला है हमारा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तीसरा है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। इसको अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली समझने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से हिस्से हैं, इसको हम पार्ट्स, शेड्यूल एंड आर्टिकल्स, इन 3 हिस्सों में हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड करेंगे, जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पार्ट्स, शेड्यूल और आर्टिकल। इसको मैं दूसरे तरीके से ये बताना चाहूंगा कि हम कैसे इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट, शेड्यूल या आर्टिकल कैसे काम करते हैं। नोटबुक हर किसी के पास होगी। जो नोटबुक का जो हम पहला पेज खोलते हैं जिसके ऊपर इंडेक्स लिखा जाता है, तो उसमें एक 4-5 कॉलम बनाए जाते हैं, जिसमें आपका सीरियल नंबर होगा, फिर आपका कंटेंट होता है, फिर पेज नंबर होता है, फिर सिग्नेचर का कॉलम होता है, फिर रिमार्क्स का कॉलम होता है। इस टाइप से अलग अलग चीजें होती हैं। सेम एज इट इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि इस टाइप से हम पढ़ सकते हैं कि कौन से पार्ट के अंदर, कौन से शेड्यूल के अंदर, कौन सा आर्टिकल क्या बात करता है, किस टॉपिक के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने फंडामेंटल राइट की बात की थी, तो फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर आता है। और आर्टिकल की हम बात करते हैं तो आर्टिकल
12 से लेके आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जिसके अंदर मेनली हम आर्टिकल 14 से शुरू करके आर्टिकल 32 तक चलते हैं। और ये हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। तो ये हमने बुक, जैसे हमने नोटबुक का एग्जांपल लिया, उसी हिसाब से हम डायरेक्टली पार्ट 3 खोलेंगे। पार्ट 3 में ढूंढेंगे फंडामेंटल राइट, और जो भी हमें पढ़ना है, मान के चलते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन के 5 ग्राउंड मैंने डिस्कस किए हैं। तो उनमें से जो भी हम ग्राउंड की बात करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? पार्ट 3 को ओपन करेंगे, फंडामेंटल राइट को ओपन करेंगे, और आर्टिकल कौन सा पहुंचेंगे? आर्टिकल 15 के पास पहुंचेंगे, और उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन की सारी चीजें चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इजीली। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, पार्ट्स, शेड्यूल एंड आर्टिकल्स। तो जो चौथा हमारा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स, शेड्यूल, आर्टिकल्स। बेटा ऐसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ती है, हमारी सोसाइटी को जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करते हैं। जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, उन तीनों के आपस में तालमेल के साथ हमारे पास कोई ना कोई नई चीज आई जाती है। तो इस हिसाब से तो हमारे जो आर्टिकल्स हैं बहुत सारे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनली अगर हम रिटन की बात करते हैं, हम सीरीज की बात करते हैं, नंबरिंग की बात करते हैं, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम उनके सब पार्ट्स की बात करते हैं, जो जैसे आर्टिकल मैंने 19 की बात की, आर्टिकल 19 के अंदर 19A B C D E इस टाइप से अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं। तो इन सब को भी अगर हम काउंट कर लेते हैं, तो ऐसे मिला के 464 हमारे आर्टिकल्स बन चुके हैं। लेकिन हमें ओरिजिनली बताने हैं 395। अगर क्वेश्चन में आ जाता है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू कैन राइट योर आंसर एज 395, नॉट एज 464। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारी बुक्स आपको ये बताती हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 464 आर्टिकल्स हैं। बेटा सब गलत बता रहे हैं, सब गलत बता रहे हैं, क्योंकि उनको ही नहीं पता कि 464 का मतलब क्या है। मैं आपको बता रहा हूं 464 का मतलब है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया, आर्टिकल मैंने 19 का जिक्र किया है, तो 19 के मैंने ABCD की बात की, ABCDEF इनकी बात मैंने अलग अलग बात की। तो हम काउंट करेंगे सिर्फ आर्टिकल 1 को, आर्टिकल 19 को। लेकिन जो 464 बने वो कैसे बने? 19 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो यहां पर उसको 24 काउंट कर लेते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि ये 19 है या 24 है, ये 19 है या 24 है? अब इस जो क्वेश्चन का जवाब आप अपने आप ही दे दोगे, कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बेटा 464 लगाते ही गलत हो जाएगा। जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी कमीशन है, जितनी भी एजेंसीज हैं जो एग्जाम लेती हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सभी के सभी ये कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? 395। तो बेटा किसी की भी गलत बात नहीं माननी है। अगर मैं भी गलत बता रहा हूं तो आप मुझे वहीं पर रोक सकते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर आप ये गलत बता रहे हैं, आप इसको करेक्ट कीजिए। तो अगर मुझे लगेगा कि मैंने कोई गलत चीज आपको बताई, कोई गलत इंफॉर्मेशन आपको दी, तो डेफिनेटली मैं कंटेंट के अंदर भी और अपने आप के अंदर भी उस चेंज जरूर करूंगा, आपकी चीजों के ऊपर अमल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूं, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसका आंसर होगा 395। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 395 आर्टिकल्स। ओके, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और हर बार इसका आंसर 395 ही करेक्ट माना गया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल की हमने बात कर ली, पार्ट्स की हमने बात कर ली, आर्टिकल्स की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल स्टेटस की का जिक्र किया गया है। तो नेक्स्ट हमारा है स्पेशल स्टेटस।
तो कुछ सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। लाइक हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अभी तो आर्टिकल 370 जो था वो अबोलिश कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया है जम्मू कश्मीर का, जो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाता था 370 और 35A, दोनों को ही खत्म कर दिया है। तो ये उनको स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर के पास। अगर हम 371 की बात करते हैं तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको 371 के अकॉर्डिंग स्पेशल स्टेटस दिया गया है। 371A की हम बात करते हैं तो 371A में नागालैंड के लिए स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं। तो इस टाइप से जो कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, कुछ स्टेट्स हमारे इंडिया के अंदर ऐसे हैं या यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनको स्पेशल स्टेटस देने की जरूरत है, तो उनकी हम जिक्र करेंगे, उनकी बात करेंगे। यहाँ से आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ बच्चों को ही पता होगा इन स्पेशल स्टेटस का कि कौन से स्टेट में कौन से आर्टिकल में क्या क्या स्टेटस दिए गए हैं, और आजकल क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमने तो पूरी पॉलिटी पढ़ ली लेकिन फिर भी हम पॉलिटी में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो बेटा आपको जो पढ़ना चाहिए था वो आपने नहीं पढ़ा, आपने वो पढ़ा जो नहीं पढ़ना चाहिए था, जो छोड़ना चाहिए था वो पढ़ लिया। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है आपकी सक्सेस में, आपकी कामयाबी में, आपकी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, क्या पढ़ने की जरूरत है और क्या नहीं पढ़ना है। और हम क्या करते हैं, हम सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं। अगर बुक के अंदर हमने 400 पेज बना दिए किसी भी राइटर ने, तो हम कोशिश करते हैं कि 400 के 400 पेज पढ़े जाएं। बेटा ऐसे आप कभी भी कामयाब नहीं हो जाओगे। आपको नॉलेज तो हो सकता है मिल जाए लेकिन काफी टाइम के बाद, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी के लिए हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क तो बेटा गधे भी करते हैं, लेकिन गधे को आपने देखा होगा वो पहाड़ों पर चढ़ते रहते हैं, ईंट ढोने का काम करते हैं। आप अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो वहां पर जो गधे हैं, जो खच्चर है, वो लोगों को ढोने का काम करते हैं। बेटा उनसे ज्यादा हार्ड वर्क कोई नहीं कर रहा। चींटी है हार्ड वर्क कर रही है, पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है, दीवार के ऊपर चढ़ रही है, लेकिन हमें उनकी तरह नहीं बनना। हमें भेड़ बकरियों की तरह, घोड़ों की तरह, गधों की तरह काम नहीं करना, चींटी की तरह काम नहीं करना। हमें काम किसके लिए करना है, एक इंसान है तो इंसान के तरीके से काम करना है, स्मार्टली काम करना है कि हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें ले पाए, उस तरीके से हमें काम करना। और यही चीज है जो हमें औरों से अलग बनाएगी। और जिस दिन आप औरों से अलग हो गए, समझ लो कामयाबी आपके चरणों में आएगी, आपके कदमों में आएगी, और आपकी नौकरी कि सिर्फ एक नहीं कई सारे अपॉइंटमेंट लेटर्स आपका वेट कर रहे हैं। अब वो आपको कहेंगे कि आप मेरे पास आइए, आप मेरे पास आइए। वो आपके स्मार्ट वर्क की तरह से, जहां भी आप स्मार्ट वर्क करेंगे आप हर जगह अपने आप को हाईलाइट करवा देंगे, अपने आप को ये कह सकते हैं कि आप छा जाएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे। लेकिन किससे काम करना है, दिमाग से काम करना है बेटा। दिमाग का यूज करके हमें स्मार्टली काम करना है। हाथ पैर इनका यूज कम करना है, हार्ड वर्क कम करना है, भाग दौड़ कम करनी है। 400 पेज नहीं पढ़ने। उस 400 पेज में से बेटा मुश्किल से 150 पेज ऐसे हैं, 150 पेजेस ऐसे हैं जो पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आपको कौन बताता है, ये वही बता सकता है या तो जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, स्ट्रगल किया है अपने लाइफ के जो इंपॉर्टेंट फेजेज होते हैं उसमें जिसने स्ट्रगल किया है, या तो वो बता सकता है, या जिसने बहुत ज्यादा असफलताएं प्राप्त कर ली, जो बहुत बार फेलियर रह चुका, वो आपको बताएगा कि क्या क्या कमियां उन्होंने की जिसकी वजह से उनको नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से वो औरों से पीछे रह गए, और क्या कमी नहीं करनी। अब उस कमी को अगर आप दोबारा करेंगे तो बेटा डेफिनेटली आप औरों से पीछे रह जाएंगे। हमें दूसरों की गलतियों से सीखना है, ना कि खुद ठोकर मार के गलती करनी है। अब मुझे पता है कि मेरे आगे जो जा रहा है वो ठोकर लगते गिर रहा है, तो जरूरी नहीं है बेटा मैं भी ठोकर मारूं और वहीं गिर जाऊं। मुझे देखना है कि उसने वहां पर ठोकर लगी है, ठोकर लगने की वजह से वो गिर गया, तो मुझे वहां आंख खोलकर चलना पड़ेगा और उस पत्थर से या जो भी चीज से टकरा रहा है उसके ऊपर से कवर करना, क्रॉस करना पड़ेगा, ताकि मैं उस गलती को रिपीट ना करूं और कामयाबी से बिना गिरे हुए उससे आगे निकल जाऊं। ठीक है बेटा, तो हमें स्मार्टली काम करना है, स्पेशल स्टेटस की बात करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं फेडरलिज्म की। उसके बाद हम बात किसकी करते हैं, फेडरलिज्म की। हमारे जो गवर्नमेंट है यहाँ पर फेडरलिज्म की हम बात करते हैं। फेडरलिज्म का मतलब है जब पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, किसने दो या दो से ज्यादा पार्ट्स के अंदर पावर को डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, तो दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। लाइक हम अपने इंडिया की हम बात करते हैं
इंडिया के साथ साथ हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की भी बात करते हैं, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे, अलग अलग कंट्रीज में क्या होता है। अगर हम अपने इंडिया के अंदर बात करते हैं, इंडिया के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या क्या बता रहे हैं, और सेम ऐसे ही अमेरिका या ब्रिटेन में उसी टाइम पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या क्या बताते हैं, तो हमें कंपेयर करना है दोनों के बीच में। अगर हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी चीजों को ग्रैप्स कर सकते हैं और चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो फेडरलिज्म मैंने बताया, जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद है बेटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसकी हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये क्या होती है, पार्लियामेंट बनती कैसे है, पार्लियामेंट में कैसे कैसे काम किया जाता है, जो लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, इनकी हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन सी कमेटी है, कौन सी कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे कैसे वो इलेक्ट होते हैं। आजकल यहां से भी क्वेश्चन आता है। अब जो भी आप देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स अभी हैं, जो स्टूडेंट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आप ये बताओ कि अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपने पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में ढंग से पढ़ा? क्वेश्चन बेटा आता है, बहुत बार आया। मैं अगर ये कहूं पिछले 3-4 साल के एग्जाम्स को उठाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि पॉलिटी से जब भी क्वेश्चन आया, पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन आया है। जब भी मैंने पॉलिटी का क्वेश्चन उठाया, स्पेशल स्टेटस से क्वेश्चन आया है, और आप यही चीजें छोड़ देते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में जब आते हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, यूट्यूब वीडियोज को देखते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करते हैं, और मैं ये कह रहा हूं, दावे के साथ मैं ये कह रहा हूं कि 90% जो टीचर्स हैं वो ना तो स्पेशल स्टेटस के बारे में बताते, ना ही आपको पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बताते। वो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से हल्का हल्का बता के और निकल जाते हैं, अपना पीछा छुड़वा लेते हैं ताकि बच्चे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ना ले। और क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, आप देखोगे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं बेटा। तो आपकी भी गलती है, आपके मेंटर की भी गलती है, आप दोनों को अवेयर होने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही सही हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आप कहां गलत हैं। मैं अपने आप को सही प्रूव नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि आप क्या गलती कर रहे हैं। आप जो गलती कर रहे हैं वही आपके ठोकर का काम कर रही है, आपकी लाइफ में ठोकर का काम कर रही है। आपको ठोकर से बचना है बेटा, हमें ठोकर लगाकर वहीं नहीं गिरना, आगे बढ़ना है। और अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो दुनिया हमें पीछे खींचने के लिए तो बैठी है। कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग यही कहेंगे, देखो इसको, ये था जो अपने आप को ये कहता था कि मैं बनूंगा इंस्पेक्टर, मैं बनूंगा सब इंस्पेक्टर, मैं बनूंगा आईएएस आईपीएस। देखो आज हमारे बीच में ही काम कर रहे हैं। 4 लोग आपको गालियां दे सकते हैं, 4 लोग आपकी पैर पकड़ के पीछे खींच सकते हैं, 4 लोग कंधे पे आपको उठा के शमशान घाट पहुंचा सकते हैं, 4 लोग आपको कामयाब कभी नहीं कर सकते बेटा। 4 लोग सिर्फ आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो हमें उसी चीज का पार्ट नहीं बनना, हमें उससे बचना है, ओवरकम करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या क्या कवर करेंगे? नेक्स्ट हम कवर करेंगे एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट हम कवर करेंगे एग्जीक्यूटिव कि भारत के अंदर जो कार्यपालिका है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। लाइक प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इनकी जो डेप्यूटी की बात करते हैं, स्पीकर वगैरह की हम बात करते हैं। तो जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, उसके अंदर कैसे कैसे काम किया जाता है, कौन कौन इसका पार्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, गवर्नमेंट को कैसे चलाया जा सकता है। दूसरा, इसमें हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव की। लेजिस्लेटिव का मतलब है विधान पालिका, या विधायिका भी इसको बोल देते हैं, विधान पालिका भी बोल देते हैं, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव बोलते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे लोकसभा की, राज्यसभा की, स्टेट असेंबली में बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल की। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती, कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे मैं बताऊं आपको कि 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और बाकी सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जिस भी स्टेट्स में दोनों की दोनों हो, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, उनको कहते हैं हम बाइकैमरल
और जिसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको हम कहेंगे यूनिकैमरल स्टेट। ओके बेटा, तो लोकसभा राज्यसभा की हमने बात की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की। उसके बाद हम बात करेंगे आगे जाके जुडिशरी। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, और ये तीनों को ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट का नाम दिया जाता है, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यही तीनों चीजें हैं जो हमारी सरकार को चलाती हैं। तो आगे हमने तीसरा पार्ट कवर किया जुडिशरी। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, जहां पर हम न्याय के लिए जाते हैं। जब भी हमारे साथ इनजस्टिस होता है तो अपने फेवर में, अपने लिए जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो इसको उसके लिए हमें जुडिशरी के अंदर जाना पड़ता है, जुडिशरी की हेल्प लेनी पड़ती है। और भारत में जो जुडिशरी है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो बेटा ये हमारे 3 जुडिशरी के पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें फंडामेंटल राइट्स। अब ऐसा नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूँ इसी स्टेज में पढ़ेंगे, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की तो पार्ट 5 के अंदर आता है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं तो यूनियन गवर्नमेंट बेटा पार्ट 5 के अंदर आता है। आर्टिकल 52 से लेके और 148 तक या 151 तक ये आता है। तो इस टाइप से, और अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स की बात करें तो ये पार्ट 3 में आता है। तो ये अलग अलग है, सीरीज वाइज अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं कि क्या क्या टॉपिक हम पॉलिटी के अंदर कवर करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स के बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ साथ हम पढ़ेंगे आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब आप समझ जाते होंगे। फंडामेंटल राइट मैंने बता दिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज जो मौलिक कर्तव्य, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बाय बर्थ कुछ राइट्स दिए हैं कि हम इन राइट्स का यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने हमारी कुछ ड्यूटीज भी बनाई है कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव टू फॉलो सम ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड ड्यूटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। हमें हमारे अपने देश की जो धरोहर है, हमारे जो देश की अलग अलग चीजें हैं उनको बचाने के लिए, लाइक इन्वायरमेंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेचुरल जो हमारे स्पीसीज हैं, प्लांटेशंस हैं या हेरिटेज साइट्स हैं, इन सबको हमें बचाने की जरूरत है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो सरकार ने हमें ये भी दी है कि आपको ये भी करना चाहिए। और जब स्टेट गवर्नमेंट आपको कुछ राइट्स देती है, आपके लिए कोई स्कीम लागू करती है, तो वो बन जाता है आपका डीपीएसपी। हम सिटीजन की बात करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था अभी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बना था, तो उसकी भी हम बात करेंगे, सिटीजनशिप की भी बात करेंगे। हम इसके अंदर पंचायती राज की बात करेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पीआरआई सिस्टम भी बोल देते हैं इसको, कि हमारे इंडिया के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है, जो कि गांधी जी चाहते थे कि भारत के अंदर पंचायत भी बननी चाहिए, यानी कि लोकल गवर्नमेंट भी बननी चाहिए, लेकिन उस टाइम पर कुछ इश्यूज की वजह से या कुछ डिबेट की वजह से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो पंचायती राज को इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन लगातार इसके ऊपर बातें चलती रही, इसके ऊपर काम चलता रहा और लास्ट में हमें 73rd अमेंडमेंट के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ दिया गया था। तो पंचायती राज के साथ साथ म्युनिसिपैलिटीज भी इसी का पार्ट है, वो मैं अलग से नहीं लिखूंगा। इसके बाद हम इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। अब अलग अलग टाइम पर हमारे देश के अलग अलग पार्ट में इलेक्शन होते रहते हैं। कभी हमारे लोकसभा के इलेक्शन चलते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन चलते हैं, इनडायरेक्टली एमएलए यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन चलते हैं। तो
वो कौन कौन कंडक्ट करवाता है, कब कब ये होते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें इसके अंदर फॉलो की जाती हैं। जो अभी हम अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो हमारे लोकसभा के अंदर एक बिल पास हुआ है जिसके अंदर पूरे देश के लिए एक इलेक्शन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन। जो एक ही साथ में इलेक्शन होगा, लोकसभा का इलेक्शन हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, हर स्टेट में एक साथ इलेक्शन होगा। जो अभी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता था, जैसे अभी रिसेंटली हरियाणा में हुआ, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, अभी दिल्ली में होने वाला है, राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, इस टाइप से अलग अलग स्टेट्स में होता रहता है। तो अब सभी का इलेक्शन एक साथ होगा। तो ये बिल पास हो चुका है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन की हम बात करेंगे, फिनेंस कमीशन की हम बात करेंगे। हमारे देश में जो पैसा आता है वो पैसा कैसे आएगा, कौन कौन उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या क्या फेजेज हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं कि पैसे को यूज किया जाएगा किसी भी स्कीम्स के लिए। और हम इसमें देखेंगे आगे पंचायती राज हो गया, इलेक्शन कमीशन, फिनेंस कमीशन। अब हम इसमें आगे देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन जो कि जर्मनी से लिया गया है। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फिनेंस इमरजेंसी। तो किस टाइम पर किस किस कंडीशंस की वजह से कौन सी इमरजेंसी कब लगेगी, कौन लगाएगा, ये हम इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर देखेंगे। इसके बाद हम प्लानिंग कमीशन की बात करेंगे, जो कि अभी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आ चुका है। प्लानिंग कमीशन जिसको नीति आयोग ने रिप्लेस किया है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नीति आयोग क्या होता है, कौन इसको चेयरमैन इसका कौन है। उसके बाद हम बात करेंगे एनडीसी। एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी बात करते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है। और अगर हम इसमें और आगे बात करें, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी भी बात करेंगे। एजी, ओजी, सुनोजी, लोजी, तो सारे जी आएंगे यहाँ पर। सीएजी, सीएजी मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है बहुत बार एग्जाम के अंदर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब चीजों की। तो ये कुछ सिलेबस मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से टॉपिक हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर, जो पॉलिटी की जो सीरीज चलेगी, जिसको मैं ये कह सकता हूं कि रामबाण सीरीज बनेगी आपकी। ये शुरू से लेके पार्ट 1 से लेके ये आपकी रामबाण सीरीज चलेगी पॉलिटी के लिए, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। और इसमें मैं अगर हम बात करें आगे और भी कंटेंट की अगर हम बात करते हैं, तो पॉलिटी से रिलेटेड जो हमारी करंट अफेयर जो बनती है, डेली न्यूज जो बनती है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं, जो हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध है, कैसे कैसे संबंध है किस देश के साथ, तो उनकी भी हम बात करेंगे। तो ये जो पॉलिटी के लिए हमने जो रामबाण सीरीज शुरू की है, जो कल से शुरू हो रही है, अभी मैंने सिर्फ आपको टॉपिक्स बताए हैं, कंटेंट बताया कि क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, किस किस तरीके से कवर करेंगे, वो आप देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मैं चाहूंगा कि ये वीडियो शेयर हो जाए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, हमारे देश के अंदर कई लाख बच्चे हैं, जो कई लाख भी शायद मैं कम कह रहा हूँ, करोड़ों की संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो गवर्नमेंट जॉब की जो गवर्नमेंट जॉब है उससे वंचित रह जाते हैं। कुछ ना कुछ वजह रह जाती है, किसी का कोई इश्यू है तो किसी का कोई इश्यू है, तो हम आपके लिए हर टाइप से सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको जिस भी टाइप की हेल्प चाहिए, हम उसके लिए रेडी हैं। हम चाहते हैं कि भारत का हर युवा, भारत का हर नौजवान अपने मुकाम को हासिल कर पाए, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए। उसके लिए हमें जितनी कुर्बानी देनी है हम देंगे, हम उसके लिए तैयार खड़े हैं, आपके अपने हैं। जो भी चाहिए हमसे लो, लेकिन आगे बढ़ो।
मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि कोई भी भारत का कोई भी बच्चा, कोई भी नौजवान पीछे रह जाए किसी दूसरे से, या किसी दूसरे को देखकर जलता रहे कि काश मैं भी वहां होता। तो ये जो काश वर्ड है ये हमें बिल्कुल खत्म करना है। मैं आप सभी का हाथ पकड़कर आगे खींचने के लिए तैयार खड़ा हूं, और मेरे साथ कौन कौन चलना चाहता है इस मुहिम के अंदर, आपकी आजादी के अंदर। मैं आपको रोशनी दिखाने के लिए एक लैंप लेके आपके आगे चल रहा हूं। मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, चलना बेटा आपको ही है। मैं आपको कंटेंट बताऊंगा कि ये करना है, उसकी रिवीजन आपको करना है, उसके बारे में और भी ज्यादा जो आपको पढ़ने की जरूरत है, जो एमसीक्यूज है, प्रैक्टिस आपको और ज्यादा करनी है। कंटेंट आप मुझ पे छोड़ दो, कंटेंट मैं आपको 100% वेरीफाइड और जो ऑथेंटिक सोर्स है वहीं से कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसे नहीं है कि एरा गैरा नत्थु खैरा कहीं से भी उठाया और आ गया, ऐसा नहीं किया जाएगा। औरों की तरह हम काम नहीं करेंगे, आपके लिए आपका अपना बनकर काम करेंगे, आपकी सक्सेस के लिए, आपकी सफलता के लिए काम करेंगे। तो बेटा बस मैं अब इतना ही कहूंगा, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो आपको अभी अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं यही कहूंगा कि आप आगे बढ़ो, हम उससे भी आगे खड़े हैं। आपको सफलता के रास्ते पे चलाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, लैंप दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए हम खड़े हैं। चलना बेटा आपको ही पड़ेगा। हम आपका सहारा बन सकते हैं, आपका हम सफर बन सकते हैं, सफर आपको ही तय करना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रामबाण सीरीज 1। थैंक यू वेरी मच।